आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बर्मा में बुद्धिज्म का प्रसार और प्रचार ये किस तरह हुआ, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कैसा रहा और ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये सारी जानकारी कैसे आती है बर्मा में बुद्धिज्म के विकास की, तो उसी को इस वक्त समझ रहे हैं। और इसमें राजा धम्मचेती, इनकी भूमिका क्या बनती है, तो इस भूमिका को हम इस समय इतिहास के पन्नों से खंगालने का ये प्रयास कर रहे हैं। धम्मचेती, जिनके विषय में आपने जाना कि वे मूल रूप से भिक्षु थे, लेकिन जब वे राज दरबार में आए और एक राजपुरोहित के रूप में काम करने लगे, लेकिन उसी वक्त में शिन शाबू, ये जो रानी है बर्मा की, ये पैगॉन में, तो इनके वे अध्यापक भी रहे। और स्थिति ऐसे बनी कि उन्हें भिक्षु जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में आना पड़ा। और गृहस्थ जीवन में जब आए तो रानी ने अपना पूरा राजपाट उनको सौंप दी और वो स्वयं इस सांसारिक जीवन से, मतलब गृहस्थ जीवन से बाहर हो गई। अब स्थिति ये बनी कि धम्मचेती राजकाज तो कर रहे हैं, राजकारभार तो देख रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति ये थी कि वो भिक्षु जीवन की ओर बड़े झुके हुए थे और उस जीवन का बड़ा आकर्षण था उनको, भिक्षु जीवन का, क्योंकि बाल्यकाल से वे भिक्षु थे। तो ऐसी स्थिति में धम्मचेती का मोह बिल्कुल वैसे ही बना रहा भिक्षु जीवन के प्रति। और उनके राज्यकाल में बर्मा के इतिहास में एक नया मोड़ आया। भिक्षु राज्य कर रहे हैं और उनका आकर्षण भिक्षु जीवन की ओर है। तो ऐसे में बर्मा के जो धम्म का इतिहास है, इसने एक नया मोड़ यहां से ले लिया। और यही वो समय था जब धम्मचेती ने अपने कुछ शिल्पकारों को भारत भेजा, बोध गया, महाबोधि महाविहार की उस पूरी प्रतिकृति को देखने। उनका ये कहना था कि ये पूरा अध्ययन करके लौट आएंगे शिल्पकार, और फिर यहाँ राजधानी में वैसे ही एक दूसरा बुद्ध विहार बनाया जाएगा जो बिल्कुल बोध गया के महाबोधि महाविहार की प्रतिकृति हो। शिल्पकारों को उन्होंने बोध गया भेजा ताकि वे स्वदेश लौटकर बिहार की राजधानी में वैसा विहार बना सके। और विद्वानों का ये मत है कि कल्याणी का जो शिलालेख है, कल्याणी में जो शिलालेख मिला है, इसमें राजा धम्मचेती ने ही ये शिलालेख खुदवाए हैं। तो अभिलेखों द्वारा अपनी बात को स्थापित करके लोगों के पास पहुंचाते रहना, ये भी एक जो परंपरा रही है हमारे यहाँ की पुरातन परंपरा, क्योंकि अभिलेखों के जरिए और शिलालेखों के जरिए हम चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से समझ पाते हैं, उसके काल को समझ पाते हैं, उसके स्थिति को समझ पाते हैं। राजा धम्मचेती के ही खुदवाए थे ये सारे शिलालेख, जिसमें विनय और इतिहास उत्कीर्ण है। उनका खास उद्देश्य ये था कि ठीक ढंग से सीमा का निर्माण करना और जिससे यथार्थ रूप से उपसंपदा संपन्न कराई जा सके तथा उपोषित कर्म भी सुचारू रूप से हो सके। यानी धम्मचेती जो कि राजा है अभी, लेकिन उनके पास इस बात के लिए बड़ी चिंता थी उनके मन में कि भिक्षुओं के विनय और उनका जो जीवनचर्या है, उस जीवनचर्या के संबंध में, उनके उपसंपन्न विधि के संबंध में व्यवस्थित व्यवस्था ये बर्मा में होनी चाहिए। और बर्मा में इसके लिए जो ये व्यवस्था उन्होंने बनाने की कोशिश की, तो इसी क्रम में अगर हम उस वक्त का बर्मा देखते हैं तो राजा धम्मचेती के वक्त का, तो राजा धम्मचेती ने भिक्षु संघ का पुनः गठन करना, पुनः संगठन करना ये आवश्यक समझा, क्योंकि उस समय दक्षिण बर्मा में 6 निकाय थे। आज जैसे हम लोग अगर पूरी दुनिया में देखें बुद्धिज्म के, तो लगभग 17-18 स्कूलें देखने को मिलती है और फिर नई स्कूलें उसके साथ जुड़ती भी चली जाती है। उस समय बर्मा में इसके 6 निकाय थे और वे उपोषित कर्म के लिए एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। उपोषित ये बौद्धों की जीवनचर्या का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें इस बात का संकल्प लिया जाता है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाने के लिए
संकल्पित होवे और वो संकल्प लेना ये उपोषद कहलाता है। अभी इस उपोषद के साथ कुछ चीज़ें और भी जुड़ जाती है। इस उपोषद का एक छोटा सा हिस्सा भी होता है उपवास, जिसमें लोग एक आहारी हो जाते हैं, जिसमें लोग 2 आहारी हो जाते हैं। तो ऐसे आहार पर भी नियंत्रण करते हैं। लेकिन ये उपवास का हिस्सा हुआ। उपवास और उपोषद ये दूसरी चीज़ है। उपोषद का मतलब हो गया कि लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, बुद्धिस्टों की प्रैक्टिसिंग का ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वे कुछ संकल्प लेते हैं, यानी कि शीलों को अधिष्ठित करते हैं अपने उस उपोषद के दौरान। कोई 5 शील लेते हैं, कोई 2 शील, कोई 1 शील, कोई 8 शील, कोई 10 शील। ऐसे अलग अलग संकल्पों के साथ लोग उपोषद में होते हैं। तो अब देखिए कि उपोषद कर्म के लिए एक जगह वे इकट्ठा नहीं हो सकते थे। शेष उनमें प्रथम था कंबोज, कंबोज निकाय। कंबोज निकाय का मतलब हुआ अरहंत निकाय। कंबोज का निकाय, कंबोज देश से इसका कोई संबंध नहीं है। ये कंबोज निकाय का मतलब हुआ कि बर्मा में जो कंबोज बाजार है, बाजार का नाम है कंबोज, और उस बाजार का नाम जो कंबोज है उसी के पास बना हुआ ये विहार, इसलिए इसका नाम भी कंबोज रखा गया। कंबोज देश से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो कंबोज निकाय यानी कि अरहंत निकाय, जो अपने आप को अशोक द्वारा स्वर्ण भूमि में भेजे गए सोन और उत्तर की परंपरा का होने का दावा करते थे। सम्राट अशोका ने जो सोन और उत्तर ये 2 भिक्षुओं को बर्मा भेजे थे। इन दोनों भिक्षुओं ने जिस परंपरा को बर्मा में स्थापित किया, ये इस विहार में रहने वाले जो धर्म प्रचारक हैं, जो भिक्षु है, वो ये मानते थे कि हम उस परंपरा के हैं। शेष 5 संप्रदाय जो थे वो सिंहल निकाय के प्रभेद थे, और जो 5 थे वो सिंहल से जो भिक्षु पढ़कर आए, उन्हीं से ये 5 विभाग अलग अलग निकाय, अलग अलग संकायों के साथ ये काम करते थे। इनमें से 3 भिक्षु चपटा के शिष्य द्वारा स्थापित थे। इनमें से जो 3 थे, और 2 जो थे वो मर्तब के स्थविर द्वारा। तो इस तरह से ये अलग अलग 6 निकाय उस समय बर्मा में स्थापित थे। उक्त निकाय सिंहल संघ और म्रम संघ के आपस में मतभेद से उत्पन्न हुए थे। धम्मचेती के समय इन निकायों में बहुत उग्रता आ गई थी और इन सब के नियमों में शिथिलता आई थी। राजा धम्मचेती ने भिक्षु संघ के सुधार और एकता स्थापित करने के उद्देश्य से मोगलान तथा अन्य 22 ज्ञान वृद्ध भिक्षुओं को निमंत्रित करके उनसे निवेदन किया। धम्मचेती ने इन सारी चीज़ों को ठीक ठाक करने के लिए, ये जो अलग अलग निकायों में बटे हुए जो भिक्षु थे, तो इन सब को इकट्ठे करके इनमें सब में एक सूत्रता बने, इसके लिए उन्होंने 22 ज्ञानवृद्ध भिक्षुओं को और मोगलान, जो कि वहाँ के बड़े प्रसिद्ध भिक्षु थे, उनको इस कार्य के लिए निमंत्रित किया और फिर इस कार्य को आगे बढ़ाया। ये जो निवेदन है राजा धम्मचेती का, ये निवेदन आपको सुनाएंगे अगली कड़ी में। यहाँ हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगली कड़ी में पुनः आपसे भेंट होगी।